सीए रिजल्ट्स मई 2025 आ चुके हैं एंड आई नो तुम क्लियर नहीं कर पाए हो। अभी जो तुम्हारा मेंटल स्टेट है वो बहुत ही पेनफुल है। तुम्हारे दिल में क्या बीत रही है मैं समझ सकता हूँ। इतने सालों से इतने सारे अटेम्प्ट्स देखते हुए काफ़ी सारे बच्चों को मैं हर अटेम्प्ट में देखता हूँ जो क्लियर नहीं कर पाते। कई लोगों से बात भी होती है और उनका जो पेन होता है आई कैन फील इट। सर आपके लिए बोलना ईजी है, हम पर बीत रही है, हम ही जानते हैं। आई नो भाई, आई नो मेरे लिए बोलना ईजी है, पर मैं क्यों आया हूं यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जितनी मेरी तरफ से मदद हो सकती है आपको वो मदद मैं करने आया हूं। क्योंकि मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स देख लिए हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस और बहुत सारे बच्चों से बात करके जो मुझे एक्सपीरियंस गेन हुआ है उस बेसिस पर मैंने कुछ गाइडेंस आपके लिए सोचा है जो मैं आपको यहाँ पर देने आया हूँ। ठीक है जी, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और उसके बाद ही वापस से पढ़ना शुरू करिए। क्योंकि अगर आपके माइंड में बहुत हलचल है और आपका माइंड क्लियर नहीं है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, तो अगर आप वापस पढ़ने बैठ भी जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा और शायद हो सकता है कि आप वही मिस्टेक फिर से दोहराएं। तो बिफोर वी अगेन स्टार्ट अवर स्टडी वी शुड नो सम थिंग्स वेल इन एडवांस, और वही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने आया हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है सी ए प्रणव पोपट। आई एम द फैकल्टी फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एट फाउंडेशन लेवल एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एट सी इंटरमीडिएट लेवल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार, दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट होता है ना जिसको पता होता है कि उसकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं थी, उसके पेपर्स भी उतने अच्छे नहीं गए, बट उसने वो अटेम्प्ट दे दिया था जस्ट एज अ ट्रायल। उसका रिजल्ट अगर नेगेटिव आ रहा है, उसका रिजल्ट अनसक्सेसफुल आ रहा है, तो उसके लिए एक सरप्राइज नहीं है। इट्स नॉट अ सरप्राइज फॉर दैट स्टूडेंट। तो अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो जिन्होंने कैजुअल प्रिपरेशन करी थी, तो मैं पहले आपको 2 मिनट में फटाफट कुछ गाइडेंस दे देता हूं ताकि आप लोग फ्री हो जाओ और उसके बाद मेनली मैं वीडियो में उस पार्ट पर आ पाऊं जहां पर जिन बच्चों ने सीरियस प्रिपरेशन करी थी उनको क्या करना है। ठीक है जी, फॉर कैजुअल प्रिपरेशन स्टूडेंट्स, देखो यार, तुम्हारा जो नेगेटिव रिजल्ट आया है तुम्हें भी पता है वो एक सरप्राइज नहीं है, तुम्हें तो पहले से एक्सपेक्टेड था। तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि रिजल्ट आने से पहले ही तुमने पढ़ना शुरू कर दिया था। कर दिया था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया था तो बेटा अब और डिले मत करो, वरना तुम वही चीज लाइफ में वही गलतियां फिर से दोहरा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले बैठकर शांति से देखो, सब्जेक्ट वाइज चेक करो कौन कौन सी चीज़ें तुम्हारी पिछले अटेम्प्ट तक हो गई थी और कौन सी चीज़ें बच गई थी। जो भी चीज़ें बच गई थी उसको फटाफट कंप्लीट करो और जितना जल्दी हो सके उन क्लासेस को कंप्लीट करके अपने रिवीजन पर फोकस शुरू कर दो। एक प्रॉपर प्लान बनाओ। देखो, प्लान अपना तुम खुद ही बना सकते हो क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा क्या पेंडिंग है, तुम्हारा क्या पेंडिंग नहीं है, पिछली बार तुमने क्या कर लिया था और क्या करना बाकी है। प्रॉपर एक डे वाइज प्लान बनाओ एग्जाम तक का, एक टाइम टेबल सेट करो, एक रूटीन सेट करो, उसको फॉलो करो एकदम कंसिस्टेंटली। वीकली बेसिस पर तुम उसको रिव्यू भी कर सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस करना तो अपने प्लान में चेंज करो। लेकिन अब एक मिशन बना लो कि नहीं भाई अब बहुत हो गया, इस बार तो मुझे निकालना ही निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑलराइट। अब मैं बात करता हूं बच्चों उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने सीरियस प्रिपरेशन करी थी। सर हमने खूब मेहनत करी, सर हमने सब कुछ करके गए, एग्जाम से पहले, क्लासेस के दौरान, एग्जाम के दौरान, हर मोमेंट पर हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी सर, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट नेगेटिव आया, ऐसे कैसे हो सकता है सर। ये तो बहुत गलत बात है। अगर आपके माइंड में भी यही चीजें चल रही है, अगर आप भी इमोशनल सेटबैक फील कर रहे हो सर, मतलब अगर आपके दिमाग में भी या आपको भी बहुत पेन फील हो रहा है, बहुत सॉरो फील हो रहा है, आपको भी सेल्फ डाउट हो रहा है कि अरे यार मुझ में ही कुछ गड़बड़ है यार, मैं तो इस लायक हूं ही नहीं, या बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है, आप लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हो, ये सारे इमोशंस अभी आना बिल्कुल नॉर्मल है। और क्योंकि आपके स्टेट ऑफ माइंड में भी ये सब चीजें चल रही है तो आप आगे की प्लानिंग नहीं कर सकते। तो पहले ये सब चीजें बाहर निकालनी पड़ेंगी। आपके जो भी इमोशंस है उसको आप एक्सप्रेस आउट करो, जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो, आपके पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनके भी साथ अगर आपको रोना है रो लो उनके सामने, लेकिन वो सारे इमोशंस बाहर निकालो, उसको सप्रेस मत करो वरना आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। और जितनी जल्दी वो इमोशंस बाहर आएंगे उतनी जल्दी आप नॉर्मल होगे, और जितनी जल्दी नॉर्मल होगे उतनी जल्दी आप आगे के लिए तैयार हो पाओगे। प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो एक्सप्रेस आउट योर इमोशंस। ठीक है, तो कमबैक करने के बच्चों मैंने 5 स्टेप आपके लिए सजेस्ट किए यहां पर। देयर आर 5 स्टेप्स टू डू द कमबैक। सबसे पहला स्टेप हमने यहां लिखा है एक्सेप्ट। क्या होता है ना,
हमारी पूरी तैयारी करने के बाद अगर हमें ये रिजल्ट देखने को मिले ना, तो पहले तो हम स्वीकार ही नहीं कर पाते। हमको लगता है उन्होंने ज़रूर गलत चेकिंग करी होगी, यहाँ पर ज़रूर उन्होंने गलत मार्क्स दिए होंगे एंड सो ऑन। देखो भाई, जो हुआ सो हुआ, वो चीज़ों को तुम बदल नहीं सकते। गलती तुम्हारी थी या नहीं थी, अब उसके बारे में चर्चा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट जो आ चुका है वो तो आ चुका है। इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। तो इससे बेटर ये होगा कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो। जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतनी जल्दी नॉर्मल हो पाओगे। तो रिजल्ट को एक्सेप्ट करो, अपने इमोशंस पूरे एक्सप्रेस आउट करो, और 2 से 3 दिन के अंदर या और जल्दी हो पाए तो जितनी जल्दी हो पाए अपने आप को नॉर्मल करो। और जब तक नॉर्मलाइज नहीं हो जाते ना, तब तक पढ़ना मत शुरू करो। कुछ लोग एकदम रश में आके, रोना भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है, और बुक उठा के पढ़ रहे हैं। अरे क्या जा रहा होगा तुम्हारे दिमाग में भाई? रुक जाओ, अब 1-2 दिन और सही रुक जाओ, पर पहले अच्छे से खाली हो जाओ, उसके बाद पढ़ना शुरू करो। ठीक है? तो नॉर्मलाइज योर सेल्फ, सेकेंड स्टेप। जब तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तुमने नॉर्मलाइज कर लिया, नाउ यू आर इन सच अ सिचुएशन जहां पर तुम अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब अंदर झांकने वाली बात है। तुम अपने इस पूरे सफर को, अभी तक के पिछले 6 महीने या पिछले 1 साल के इस पूरे सफर को एक बार फ्लैशबैक में लेके जाओ। ट्राई टू फाइंड आउट द कॉजेस, रीजंस जानने की कोशिश करो कि क्या रीजन हो सकते हैं, क्यों मैं नहीं निकल पाया, कहाँ मुझसे गलती हो गई। पहले खुद के लेवल पर कोशिश तो करो जानने की। ये कहलाता है इंट्रोस्पेक्शन, और ये तभी हो सकता है जब हमारा माइंडसेट नॉर्मल है। ठीक है? अब सुनो, जब इंट्रोस्पेक्शन हो जाएगा ना, इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद हमको अपने वीक एरियाज या कॉजेस पता चलेंगे जिसकी वजह से हम क्लियर नहीं हो पाए। तो ऑब्वियसली हमारा प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें उन कॉजेस या उन गलतियों का सॉल्यूशन हो, कि अगली बार हम उसको ना दोहराएं। तो वो हमारा होगा प्लानिंग। तो जब तक इंट्रोस्पेक्शन ना करें तब तक प्लानिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर हम फिर से वैसा ही प्लान करेंगे पिछली बार जैसा, तो हो सकता है फिर से वैसी ही गलतियां हो जाए। ठीक है? पार्ट नंबर 5 में आपका आता है रीस्टार्ट। उसके बाद आपको शुरू करना है। सो सर, क्या हम लोग सीधे पढ़ना शुरू करें, तुरंत रीस्टार्ट कर दें? जी नहीं, पहले ये 4 स्टेप आगे के फॉलो करें, देन यू आर रेडी टू रीस्टार्ट। एक्सेप्ट, नॉर्मलाइज, इंट्रोस्पेक्ट, प्लान एंड रीस्टार्ट। अब जब इंट्रोस्पेक्शन और प्लानिंग की बात आती है ना, तो सभी बच्चों के दिमाग में ये घूमता है, सर इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, ये भी बोल रहा है इंट्रोस्पेक्शन करो, वो भी बोल रहा है इंट्रोस्पेक्शन, पर ये इंट्रोस्पेक्शन करते कैसे हैं, ये तो बताएगा कोई? आओ भाई, मैं बताता हूं तुम हाउ टू डू द इंट्रोस्पेक्शन एंड प्लानिंग। ये इंट्रोस्पेक्शन और प्लानिंग करी कैसे जाती है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आइडेंटिफाई द कॉजेस। सोचो क्या क्या रीजन हो सकते हैं। मैं आपको सजेस्टेड रीजंस बताता हूं, कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे, क्या तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वीक हैं? क्या ऐसा तो नहीं तुमने बहुत जल्दीबाजी में क्लासेस कंप्लीट कर ली थी और चीज़ें समझने में उतना टाइम नहीं दिया था? या तो बहुत सारा पोर्शन तुमने स्किप किया था? या तो फिर लेट्स से क्लास में तुम उतने फोकस नहीं थे जिस वजह से तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है? अब ये तो बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम हो गई, वीक कॉन्सेप्ट्स। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है सर? इनसफिशिएंट सिलेबस कवरेज। कि सर मैंने जितना पढ़ा वो तो अच्छे से समझा था, लेकिन मैं लगभग 50% क्लासेस ही कर पाया था, 40% क्लासेस ही कर पाया था, या कवरेज ही मेरा उतना नहीं था सर, बहुत कम पोर्शन में करके गया था, या बहुत सारा पोर्शन स्किप करके गया था। क्या ये रीज़न है आपके अनक्लियर होने का? इनएडिक्वेट रिवीजन। सर क्लासेस ऑल हो गया था, लेकिन क्लासेस मेरे एग्जाम से बस 5 दिन पहले खत्म हुई थी, तो मुझे रिवीजन का टाइम ही नहीं मिला। तो क्या रिवीजन इनसफिशिएंट होने की वजह से आपको चीज़ें याद नहीं आई जबकि आपने क्लासेस में करी थी? ऐसा भी रीज़न हो सकता है। सर सब कुछ सही था, क्लासेस भी करी थी, पूरा कवरेज भी किया था, रिवीजन भी एडिकेटली किया था, लेकिन सर एग्जाम के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है जब वो पहली बार कोई एग्जाम दे रहे होते हैं। तो फाउंडेशन के जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके साथ ये वाली सिचुएशन कई कई लोगों को आती है कि सब कुछ सही होते हुए सर हम ब्लैंक हो गए थे एग्जाम के दिन। और इसके अलावा भी कुछ अननोन रीजंस हो सकते हैं। यार ऐसा नहीं है कि हमने जो सोच लिया और सारे रीजन हमको पता चल जाए, कुछ ऐसे भी रीजन होंगे जो हमको भी नहीं पता, तो वो कहाँ से पता करेंगे सर? विल डिस्कस अबाउट इट। अब मैं एक एक पॉइंट पर आता हूं आपके लिए। सबसे पहले जैसे मैं बात करता हूं वीक कॉन्सेप्ट्स की। देखो भाई, अगर कॉन्सेप्ट ही वीक है ना, तो तुम ये सोचो एक बार कि क्या तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस में ऐसा सिचुएशन है या थोड़े से पोर्शन में? अगर मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस में तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक है, या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मेजॉरिटी सिलेबस तुम्हारा वीक है, तो ऐसे केस में आई विल सजेस्ट यू टू कंसिडर फॉर क्लासेस। मतलब इन दैट केस यू कैन गो फॉर क्लासेस, क्योंकि वहां पर तुम रिवीजन वीडियो या सेल्फ स्टडी से इतने कम टाइम में चीज़ों को नहीं कर पाओगे, और उसमें भी क्योंकि अटेम्प्ट तो बहुत जल्दी आने वाला है, 2 महीने के अंदर वापस अटेम्प्ट आ जाएगा।
तो यू कैन ओनली गो फॉर द एग्जाम ओरिएंटेड बैच, क्योंकि तुमने एक बार एग्जाम दे दिया है तो एकदम सब कुछ नया नहीं है। तो यस, फॉर द रिपीटर्स एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस आर फाइन, चाहे फाउंडेशन लेवल पे हो आप या इंटरमीडिएट लेवल पर हो, यू कैन गो फॉर दैट। अच्छा, अब जब मैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं सारे सब्जेक्ट को पढ़ो। अगर जिन सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट वीक है सिर्फ उस सब्जेक्ट में, बाकी जगह पर नहीं। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि 80% ऑफ द कॉन्सेप्ट तो हमारे स्ट्रांग है सर, कुछ पोर्शन ही हमारा वीक है, तो फिर उस केस में तुम यूट्यूब से उनके वीडियोस देखकर उनको थोड़ा सा समझ के कंप्लीट कर लो। वहां पर फिर थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट भी तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारे को थोड़ा सा ही पोर्शन करना है तो चल जाएगा, फिर क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ इनसफिशिएंट सिलेबस कवरेज। तो ऐसे केस में तो कंफ्यूजन ज़्यादा है ही नहीं सर, हमको पता है कि हम सिलेबस 50-60% करके गए थे, तो जो 40% सिलेबस तुमने पिछली बार छोड़ दिया था, अभी तुम्हारे पास उतना समय है कि उनकी क्लासेस तुम कंप्लीट कर लो। उनके जो भी कंटेंट तुम्हारे पास है, वीडियोस तुम्हारे पास हैं, जो भी पोर्शन तुम्हारा बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लो, चाहे सेल्फ करना हो या क्लासेस से करना हो, वो तुम्हारी मर्जी है। बट यू नो द प्लान कि भाई अब अगर ये चीज़ मैं छोड़ के गया था तो इस बार छोड़ के नहीं जाऊंगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। गॉट इट? ठीक है। इनएडिकेट रिवीजन, अगर रिवीजन पिछली बार नहीं हो पाया था तो यू नो द रीजन ना कि रिवीजन नहीं हो पाया था, तो इस बार रोने से क्या मतलब है। अब क्या करो, जो भी तुम्हारा पोर्शन हो चुका है सारा, अब इस बार रिवीजन पर पूरा फोकस करो। 2 महीने है ना, बढ़िया से रिवीजन कर सकते हो तुम। सेल्फ रिवीजन करो, फर्स्ट रिवीजन करते समय चीजों को एकदम डिटेल में करो। फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करने के बाद एक मॉक टेस्ट पेपर दो 100 नंबर का, ताकि तुम्हें पता चले कि तुमको लिखते आ रहा है कि नहीं चीज़ें, तुमसे गलतियां कहाँ हो रही, कौन से टॉपिक तुम्हारे वीक हैं। फिर सेकेंड रिवीजन में उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो। फर्स्ट रिवीजन करते समय उन चीज़ों को टिक करते चलो जिसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम भूल जाओगे पेपर तक। तो लास्ट 1.5 डेज में उन चीज़ों को ज़रूर रिवाइज कर पाओ, क्योंकि लास्ट 1.5 डेज में हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हमको क्या पढ़ना है। इसलिए फर्स्ट रिवीजन से उस चीज़ को माइंडसेट में रखो। ठीक है सर। एग्जाम प्रेशर हैंडलिंग, देखो बच्चों ये तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हैं कि अरे सीए का एग्जाम है, सीए का एग्जाम है। तो अब तुमने एक बार पेपर दे दिया है ना, तो अगली बार तुम्हारे साथ ये सिचुएशन तो नहीं होगी। लेकिन अगर किसी के साथ बार बार ये सिचुएशन हो रही है तो बेटा मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेंटली अभी उतने फिट नहीं हो पेपर देने के लिए, क्योंकि शायद तुम बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर लेते हो अपने साथ पेपर की तैयारियों के दौरान। तो थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच रखो, हेल्थ पर भी ध्यान दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम सीए की पढ़ाई कर रहे हो तो तुम 2-2 3-3 घंटे जिम कर पाओगे, बट मेरा ये कहना है कि आधे घंटे तो हम निकाल सकते हैं ना, कुछ एक्सरसाइज, कुछ मेडिटेशन, कुछ योगा प्राणायाम करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है जिनको प्रेशर हैंडलिंग में प्रॉब्लम आ रही है उनको प्राणायाम एक्सेट्रा तो करना ही चाहिए, क्योंकि फिजिकली फिट तो होना जरूरी है पर मेंटली फिट होना भी जरूरी है। और कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, तो भाई आधे घंटे का ब्रेक लेके वॉक करने चले जाओ। मतलब दिन भर घर में मत बैठे रहो, दिन भर बस पढ़ाई 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 पढ़ाई, घर में बैठे हुए, बाहर भी फ्रेश एयर तो लो थोड़ा। तो फिर क्या होगा ना, इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, थोड़ा सा रिलीज भी होता रहेगा बीच में। ठीक है सर। अननोन रीजंस, अननोन रीजन सर मतलब हमें ही नहीं पता कि हम क्यों नहीं निकल पाए, सब कुछ तो सही था सर। ऐसे केस में मैं तुमको बोलूंगा कि जिन सब्जेक्ट्स में तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बहुत कम मार्क्स आए जिनकी वजह से तुम क्लियर नहीं कर पाए, उनकी सर्टिफाइड कॉपीज आरटीआई के थ्रू बुलवाओ। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि आरटीआई से कॉपीज मिलवाने की प्रोसेस क्या है, तो वो तुम देख लेना। बट कॉपीज जल्दी से जल्दी बुलवा लो, क्योंकि कॉपीज आएंगी फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम गलतियां कहाँ कर रहे हो। कई बार कुछ बच्चों से मैं मिला और उनको ये पता चला और उनकी सर्टिफाइड कॉपीज मिलने के बाद कि वो बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं। शायद उन्होंने मॉक टेस्ट पेपर एक्सेट्रा दिए नहीं थे तो उनको पता ही नहीं था कि उनसे ये भी गलतियां होती हैं। और भी रीजन हो सकते हैं जो आपको आपकी कॉपीज देखकर पता चलेंगे। कॉपीज बुलवाने से रीवैल्यूएशन नहीं होगा, बट आपको तो फायदा होगा ना, आपको तो पता चलेगा कि आपने क्या मिस्टेक्स करी और कहाँ कितने नंबर क्यों मिले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे इंडिविजुअल कॉसेस को समझना है। आपके लिए क्या एप्लीकेबल है वो आप ही जानते हो, मैं नहीं जानता। आपकी जर्नी कैसी थी वो आपको पता है, मुझे नहीं पता। पर मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बता दी कि क्या क्या जनरली रीजंस होते हैं, व्हाट आर द जनरली रीजंस जिसकी वजह से बच्चे नहीं निकल पाते। ठीक है, अब क्या करो तुम, ये जितने भी कॉजेज तुमको लगते हैं कि तुम्हारे ये कॉजेज हैं, तुम उनको आइडेंटिफाई करो और ये भी देखो कि तुम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो। जैसे मैंने तुमको गाइड किया ना कि क्या क्या तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो तुम उसको सब्जेक्ट वाइज लिखो। कि जैसे मान लो फाउंडेशन है तो अकाउंटिंग लिखा, अकाउंटिंग में तुम्हारे से क्या मिस्टेक हुई थी और उसके बाद देखो कि इस बार तुम्हें उसके लिए क्या करना चाहिए। ऐसे करके सब्जेक्ट वाइज पूरा लिखो। ये पूरा प्लान तुम्हारा हर सब्जेक्ट का बनना चाहिए भाई। और ये करने के बाद अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हें कौन कौन सी चीजें करनी है। देखो तुमने अपनी गलतियां देखी, उनके सॉल्यूशंस तुमने सोचे, और अब सॉल्यूशन सेट तुम्हारे सामने और अब तुम्हारे पास टाइम है।
तो इस टाइम में उन चीज़ों को तुम्हें अलोकेट करना है। वो तभी हो पाएगा जब तुम प्रॉपर अपना वीकली या डेली प्लान बनाओगे कि इतने दिन से इतने दिन ये करूंगा, इतने दिन से इतने दिन ये करूंगा, एंड सो ऑन टिल एग्जाम्स। इसके साथ साथ तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि तुम्हें एक बहुत ही डेडिकेटेड टाइमलाइन रखनी है कि भाई मैं अगर क्लासेस कर रहा हूं तो इस डेट तक मुझे क्लासेस खत्म कर देनी है। प्रेफर करो रिकॉर्डेड क्लासेस एग्जाम ओरिएंटेड में, ताकि तुम अपने पेस पे चीज़ों को फटाफट कर पाओ। ठीक है। नंबर ऑफ वीक्स फॉर द फर्स्ट रिवीजन, डिसाइड कर लो कि फर्स्ट रिवीजन कब तक खत्म करना है, और उस डेट तक खत्म करना ही पड़ेगा। स्पीड बढ़ाओ उसके लिए, अगर स्पीड बढ़ानी पड़े तो। मॉक टेस्ट पेपर दो फर्स्ट रिवीजन करने के बाद, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन के तुरंत बाद सेकंड रिवीजन करने का मतलब नहीं है। फर्स्ट रिवीजन करने के बाद अपने आप को टेस्ट भी करना जरूरी, ताकि पता चले कि कौन से एरिया पर सेकंड रिवीजन में ज्यादा फोकस करूं मैं। ऑलराइट सर, अकॉर्डिंगली तुम्हें तुम्हारी प्लान बनानी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने तुमको बातें बताई ना, ये सब कुछ तुम्हें सब्जेक्ट वाइज करना है। तो या तो तुम एक नोटबुक लेके एक एक पेज एक एक सब्जेक्ट का बना लो एक रजिस्टर में, या तो अगर तुम टेक सेवी हो तो तुम गूगल शीट में ये प्लान बना सकते हो, ताकि जब तुम्हें चेंज करना हो तो तुम अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। रिव्यू द प्लान एवरी संडे, मैं तुमको बोलूंगा कि तुम मंडे से सैटरडे एकदम फुल ऑन पढ़ाई करो, और संडे को ना पढ़ाई करने से पहले अपने प्लान को रिव्यू करो कि क्या मुझे मंडे से कुछ चेंजेस करने की जरूरत है प्लान में, क्या कुछ अप एंड डाउन करना है, मतलब उन चीज़ों में किस में कम टाइम लग रहा है, किसी में ज़्यादा टाइम लग रहा है, अकॉर्डिंगली अलोकेशन चेंज करना है तुम्हें आइटम्स का, या ऐसा लग रहा है कि इतना सारा नहीं हो पाएगा तो कुछ कम करना है प्रायोरिटी के बेसिस पे। वो सब तुम हर संडे रिव्यू करो, डेली रिव्यू मत करो। क्योंकि क्या होगा ना, डेली रिव्यू करोगे तो तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे कि तुम्हें करना क्या है। भाई जिस चीज़ को तुमने सोचा है कम से कम 5-6 दिन फॉलो करो, फिर देखो कि उसमें कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं, फिर उसको अपडेट करो। बहुत ज़्यादा रिव्यू करना भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है सर। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें फेलियर का रीज़न नहीं पता, तो एज आई सेड तुमको कॉपीज के लिए अप्लाई करना चाहिए थ्रू आरटीआई। दूसरी बात, कोई भी रिवैल्यूएशन जैसा कॉन्सेप्ट सीए एग्जाम्स में होता ही नहीं है। इंस्पेक्शन एंड सर्टिफाइड कॉपीज वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, वहां पर भी कभी आपकी कॉपी फिर से चेक नहीं होती, सिर्फ रीटोटलिंग होती है। तो आप इस भरोसे कभी ना बैठें कि सर मेरे 38 आए हैं, मैं रिवैल्यूएशन में डाल देता हूँ 2 नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सर मेरे 400 में से 198 आए, मेरे 2 नंबर बढ़ जाएंगे। भाई उस भरोसे नहीं बैठ सकते। बढ़ गया, किस्मत अच्छी होगी तो ठीक है, पर 99% तो नहीं बढ़ता, क्योंकि सिर्फ रीटोटलिंग होती है, और रीटोटलिंग में मिस्टेक कौन करता है भाई, बहुत ही कम चांसेस है। ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कुछ बच्चों के साथ कि वो एग्जाम को बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बर्डन ले रहे थे इसलिए बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे एग्जाम के टाइम पे, तो थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच रखो। धीरे धीरे स्टडी के आवर्स को बढ़ाओ, और एग्जाम आने तक अपने आप को थोड़ा नॉर्मल रखो। इतना ज़्यादा एग्जेग्रेट मत कर लो सीए के एग्जाम्स को कि बस लाइफ में और कुछ दिखे ही ना। ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच से चलिए। अच्छा, जो भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो क्लियर नहीं कर पाते, उनके दिमाग में बहुत बड़ा डाउट ये आता है कि सर अब आने वाले अटेम्प्ट में मैं सिंगल ग्रुप दूं या बोथ ग्रुप दूं। बेटा ये आपकी प्रिपरेशन और आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी है और आपको लगता है बचे हुए 45-50 डेज में आप रिवाइज कर सकते हो, तो आपको बोथ ग्रुप देना चाहिए। लेकिन मान लो आपने एक ग्रुप दिया था, दूसरे की तो अभी क्लासेस ही चल रही हैं, तो फिर ऐसे केस में मैनेज करना मुश्किल होगा। तो अकॉर्डिंगली आपको कॉल लेना चाहिए। अनरियलिस्टिक वो मत रखो कि अब तो मुझे बोथ ग्रुप निकालना ही है, भले आपकी क्लासेस भी पेंडिंग है। तो आपकी क्लासेस का स्टेटस क्या है, रिवीजन का स्टेटस क्या है, उस बेसिस पर आप खुद देखो कि रिमेनिंग डेज में चीज़ें हो पाएंगी या नहीं। अगर हो सकती हैं तो बोथ ग्रुप, नहीं हो सकती तो एक ग्रुप जरूर दें। ठीक है। चलिए, अब एक बहुत बड़ा डाउट आता है उन बच्चों को कि सर हमारे 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट हो गए, क्या हमें सीए कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। मैं एक आपके लिए फ्लो चार्ट बना के लाया उसके लिए। देखो भाई, अगर तुमने अपना बेस्ट एफर्ट दिया था, यस या नो। अगर तुम बोलते हो कि नहीं सर मैंने अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दिया था, तो फिर तो तुम सोचो ही मत क्विट करने का। फिर तो तुम आने वाले अटेम्प्ट में अपना बेस्ट एफर्ट पहले दो, और उसके बाद ये बात करना। ठीक है। नहीं सर मैंने मेरा बेस्ट एफर्ट दिया था, फिर भी मैं क्लियर नहीं कर पाया। तुमने अपना बेस्ट दिया था, फिर भी तुम क्लियर नहीं कर पाए। अब तुम सोचो क्या तुम्हारे पास दूसरे करियर ऑप्शंस हैं? मतलब क्या तुम्हारा फैमिली में इतना पॉसिबल है तुम्हारे लिए फाइनेंशियली कोई दूसरा कोर्स कर पाना, उसकी फीस दे पाना? लाइक अगर तुम एमबीए का सोच रहे हो, तो क्या अगेन तुम कैट की क्लासेस और एमबीए के कॉलेजेस की फीस अफोर्ड कर सकते हो, एंड सो ऑन? या फिर तुमने जो सोचा था कि तुम सीए क्यों कर रहे हो, उस हिसाब से तुम्हारे पास सीए ही ऑप्शन है और वही तुमको फाइनेंशियल फ्रीडम ला के देगा, तो फिर तुमको रुकने की जरूरत नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और तुम्हारे पास कोई फाइनेंशियल क्राइसिस भी नहीं है, तो तुम स्विच कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमको सीए से एमबीए में जाना है, सीए छोड़ना है, छोड़ दो। सिर्फ इसलिए सीए मत करो कि लोगों को दिखाना है। अगर वाकई में तुम्हें सीए करना है तो ही सीए कंटिन्यू करो। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो भाई फिर से भिड़ जाओ, और मेहनत के साथ, और पेपर्स की प्रैक्टिस करते हुए, और मॉक टेस्ट देते हुए, और अगर तुम्हें लगे को तो कोई पेड टेस्ट सीरीज परचेस कर लो। क्योंकि अगर तुमने चीज़ों को बार बार पढ़ लिया है तो वापस पढ़ने से तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है।
वो एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है वहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, और वो तब बढ़ेगा जब तुम अच्छी प्रॉपर वाली टेस्ट सीरीज दोगे, ठीक है। और मॉक टेस्ट पेपर जो भी आते हैं वो सब दो, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी करके जाओ, मतलब अब कोई भी चीज अनचेक्ड मत छोड़ो, सब कुछ करके जाना, यही माइंडसेट से चलोगे तो तुम इस बार जरूर निकाल दोगे, ठीक है एवरीवन। तो यही मेरी तरफ से था दोस्तों आप लोगों के लिए। आई होप कि इस डिस्कशन से आपको कुछ फायदा जरूर मिला होगा, अगर मिला हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और आपने जब अपना इंट्रोस्पेक्शन किया, उस इंट्रोस्पेक्शन से क्या कंक्लूजन निकला है ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। मैंने जैसे आपको बोला था एक्सप्रेस आउट योर इमोशंस, अगर आप किसी से अपने इमोशंस नहीं बता पा रहे हैं तो यू कैन पुट आउट योर इमोशंस इन द कमेंट बॉक्स, नो बडी विल जज, एटलीस्ट आपके अंदर से चीज़ें रिलीज तो हो जाएंगी, ठीक है जी। और इन सब चीज़ों के अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है कि सर मेरी ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, तो भी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। लेट्स ट्राई टू डू दिस थिंग कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को एक कम्युनिटी जैसा बना देते हैं, जहां पर जो भी बच्चे क्लियर नहीं हो पाए ना, वो एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करें, एक दूसरे को भी हेल्प करें, ठीक है जी। तो आप अपने सवाल भी डालिए, और अगर आपको पता है कि आप दूसरे को कैसे हेल्प कर सकते हो तो उसमें भी रिप्लाई करिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, एंड प्लीज 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 जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो। अभी पढ़ने का मत सोचो तुरंत, एक दो दिन जितने इमोशन आउट कर सकते हो करो। और ये सब स्थिति इजी नहीं है, बट यस, जब कम बैक कर लोगे ना तो ये सेटबैक पूरी तरह एलिमिनेट हो जाएगा, फिर कोई नहीं पढ़े बोलेगा, कोई नहीं सोचेगा कि तुम नहीं निकले थे। एक बार सक्सेस जब हाथ में आ जाती है तो ये सब एलिमिनेट हो जाता है। तो ट्राई टू गो टू अचीव दैट सक्सेस जो इन सब चीजों को वॉश आउट कर दे, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट, मैं आपके साथ हूं। यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।